हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत मुहावरे, उनका अर्थ एवं उनका प्रयोग पढ़ेंगे। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको मुहावरे, उनका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग बताया था। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी CW लैंग्वेज कॉपी पे मुहावरे, अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग लिख रहे होंगे। तो आगे का मुहावरा है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है हरा देना। वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। बच्चों, आ गया होगा समझ में। फिर 22 नंबर मुहावरा संख्या 22 है नाक का बाल। नाक का बाल होता है अत्यंत प्रिय। नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यंत प्रिय। अत्यंत प्रिय, इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? विधायक जी के नाक का बाल, व्यक्ति को, विधायक जी को नाक का बाल व्यक्ति को पार्टी से निकालना कठिन हो गया। फिर इसके बाद बच्चों मुहावरा संख्या दिया हुआ है 23 मुहावरा है 1 और 1 11 होना। आपने मुहावरा सुना होगा 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, पर यहाँ मुहावरा क्या मैंने लिखा है? 1 और 1 11 होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है संगठित होना। इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? लिखेंगे आतंकवाद को भारत से मिटाने के लिए भारतीयों को 1 और 1 11 होना पड़ेगा। कैसे वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो? भारत से आतंकवाद को मिटाने के लिए भारतीयों को 1 और 1 11 होना पड़ेगा। आ गया बच्चों समझ में। इसके बाद मुहावरा संख्या 24 पे आते हैं पौ 12 होना। पौ 12 होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है खूब लाभ प्राप्त होना। क्या अर्थ होता है? खूब लाभ प्राप्त होना। इसका वाक्य प्रयोग बच्चों आप कैसे कर सकते हो? लिख सकते हो कोरोना महामारी के इस समय व्यापारियों के पौ 12 हैं। कोरोना महामारी के इस समय व्यापारियों के पौ 12 हैं। इसके बाद बच्चों मुहावरा संख्या दिया हुआ है 25 मुहावरा है लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है रूढ़िवादी होना। क्या अर्थ होता है लकीर का फकीर मुहावरे का? लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है रूढ़िवादी होना। वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हो? लिख सकते हो आज के वैज्ञानिक युग में लकीर का फकीर होना बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली बात है। इसके बाद बच्चों मैंने हेडिंग डाल रखी है लोगो। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे कॉपी पे अपनी? लोगो की। और फिर लोकोक्ति का की परिभाषा मैंने लिख रखी है, उसको लिखना है। लिखेंगे लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित कथन। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित कथन। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य अथवा वाक्यांश होता है। क्या लिखेंगे? लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य अथवा वाक्यांश होता है जो किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होता है। जो किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होता है और जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। लोकोक्ति की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित कथन। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य अथवा वाक्यांश होता है जो किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होता है और जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। बच्चों, इसके बाद मैंने जो है लोकोक्तियां लिखी है उसका अर्थ तो आपको कैसे करना है मैंने बताया था कि
कि जैसे मुहावरा आप कर रहे थे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुहावरा लिखेंगे, फिर उसका क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, और अर्थ के बाद क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। इस तरह से बोला था मैंने कि कॉपी पे आप करेंगे, तो ऐसे ही आप लोकोक्तियों को भी करेंगे। सबसे पहले लोकोक्ति लिखेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वाक्य प्रयोग नहीं लिख रही हूँ, वो आपको अपने आप से करने हैं, या मैं जो बता रही हूँ उसको आपको लिख देना है। तो लोकोक्ति है अध जल गगरी छलकत जाल। लोकोक्ति क्या लिखी है मैंने, अध जल गगरी छलकत जाल। इसका अर्थ होता है कम होने पर अधिक का दिखावा करना। इसका अर्थ क्या होता है, कम होने पर अधिक का दिखावा करना। वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हो, मोहन कमाता तो 3000 रुपए प्रति माह है, परंतु कपड़े 5000 के पहनता है। उसे देखकर लोग यही कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। आया बच्चों समझ में। फिर लोकोक्ति दूसरी लिखी है, 2 नंबर लोकोक्ति लिखी है, लोकोक्ति संख्या 2 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी। क्या लोकोक्ति लिखी हुई है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बच्चों आकाश पाताल का अंतर। क्या अर्थ होता है, आकाश पाताल का अंतर। बड़े बिजनेसमैन ने जब अपनी बेटी की शादी कारखाने में कार्य करने वाले रामू के बेटे से तय की, तो लोगों ने कहा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी। आया बच्चों समझ में। इसके बाद लोकोक्ति संख्या 3 है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति क्या है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बच्चों नाम के विपरीत गुण। क्या अर्थ होता है, नाम के विपरीत गुण। वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हो, करोड़ी मल नाम का व्यक्ति भीख मांग कर जो है अपना पालन पोषण करता है। करोड़ी मल नाम का व्यक्ति भीख मांग कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ये तो वही कहावत हुई, आंख का अंधा नाम नयन सुख। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति संख्या 4 पर आइए, आम के आम गुठलियों के दाम। क्या है लोकोक्ति, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है बच्चों दोहरा लाभ प्राप्त करना। इसका अर्थ क्या होता है, दोहरा लाभ प्राप्त करना। राकेश ने चावल तो बेच ही लिए, चावल धान से निकलने वाली भूसी को बेचकर भी आम के आम गुठलियों के दाम प्राप्त कर लिए। इस वाक्य को पुनः एक बार सुन लें। राकेश ने धान से चावल निकालकर चावल तो बेच ही लिए, उसकी भूसी भी बेच ली। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। लोकोक्ति संख्या 5 है बेटा, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला अर्थ क्या होता है, कमी में और नुकसान। इसका वाक्य कैसे कर सकते हो, राकेश की एक तो नौकरी छूट गई, उस पर उसके पिताजी बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये तो वही बात हुई, कंगाली में आटा गीला। फिर लोकोक्ति लिखी है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या लिखी हुई है लोकोक्ति, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका अर्थ होता है बच्चों लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। तुम मुकेश का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तुम मुकेश का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, मुझे सीधा समझकर मुझसे झगड़ने के लिए तैयार रहते हो। और उसी कहावत को चरित्रार्थ करते हो, खिसियानी बिल्ली खंभा नोची। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति संख्या 7 मैंने लिखी है, गंगा गए
गंगादास, जमुना गए जमुनादास। क्या लोकोक्ति लिखी हुई है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बच्चों दल बदलो। आजकल के नेता जिस पार्टी में अपना लाभ देखते हैं उसी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और इस लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बच्चों, लोकोक्ति संख्या 8 है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। कौन सी लोकोक्ति लिखी है मैंने? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस लोकोक्ति का अर्थ है बच्चों सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। वाक्य प्रयोग आप लिख सकते हो। धन दौलत में पड़कर अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति संख्या 9 है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसका अर्थ होता है अपात्र को ऐसी वस्तु मिलना जिसका वह पात्र ना हो। क्या लोकोक्ति मैंने बताई बच्चों आपको? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसका अर्थ होता है अपात्र को ऐसी वस्तु मिलना जिसका वह पात्र ना हो। अनपढ़ राकेश को जब पढ़ी लिखी डॉक्टर पत्नी मिल गई तो लोग कहने लगे छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति संख्या 10 है। क्या लिखा हुआ है लोकोक्ति संख्या 10 में? जहां चाह वहां राह। अर्थ होता है इच्छा हो तो काम हो जाता है। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? इच्छा हो तो काम हो जाता है। बच्चों इस लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग आप ऐसे कर सकते हो कि रीना ने बीए तृतीय वर्ष से ही बीएड की तैयारी शुरू कर दी और बीएड प्रवेश परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर लिए। 1 वर्ष में ही उसने बीएड भी कर लिया और अब वह प्राइमरी अध्यापिका बन गई है। उसे देखकर लोग कहते हैं जहां चाह वहां राह। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति संख्या 11 है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अधिकार शक्तिशाली का ही होता है। लोकोक्ति क्या बताई मैंने? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अधिकार शक्तिशाली का ही होता है। वाक्य प्रयोग आप ऐसे कर सकते हो। राजनीति में वही सफलता प्राप्त करता है जिसकी लाठी उसकी ही भैंस होती है। राजनीति में प्रायः वही सफलता प्राप्त करता है जिसकी लाठी होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चरितार्थ होती है। सॉरी, इसका वाक्य प्रयोग पुनः आप देख लीजिए। राजनीति में जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चरितार्थ होती है क्योंकि जो शक्तिशाली होते हैं वही चुनाव में प्रायः विजयी होते हैं। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति संख्या 12 दी हुई है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लोकोक्ति क्या दी हुई है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है झगड़े की जड़ खत्म कर देना। पिताजी ने मुझे और मेरी बहन को जब एक ही साइकिल के लिए झगड़ते हुए देखा तो उन्होंने साइकिल बेचकर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी कहावत को चरितार्थ कर दिया। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति दी हुई है दूर के ढोल सुहावने। इस
श्लोकोक्ति का अर्थ होता है दूर की वस्तु अधिक अच्छी लगती है। महेश, तुम्हारी पत्नी तो सुंदर और योग्य है, फिर भी तुम रमेश की पत्नी को देखकर उसकी बड़ाई हमेशा करते हो। इसीलिए कहा गया है दूर के ढोल सुहावने। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति संख्या 14 दी हुई है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कहीं का ना रहना। राकेश ने लालच में पड़कर राकेश ने सरकारी नौकरी के लालच में पड़कर प्राइवेट नौकरी को भी छोड़ दिया। अब उसे ना सरकारी नौकरी मिली और ना ही प्राइवेट। इसीलिए कहा गया धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अगली लोकोक्ति लिखा है तू डाल डाल मैं पात पात। क्या लोकोक्ति मैंने लिखी है 15 नंबर पे बच्चों? तू डाल डाल मैं पात पात। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है तुम होशियार तो मैं महाहोशियार। राजा साहब ने नौकर से लकड़ी की चोरी के संबंध में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। तो राजा जी ने कहा तू डाल डाल तो मैं पात पात, इसलिए बहाने मत बना। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति संख्या 16 लिखी हुई है मैंने। नाच न जानी आंगन टेढ़ा। क्या लोकोक्ति लिखी हुई है? नाच न जानी आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होता है योग्यता ना होने पर बहाने बनाना। योग्यता ना होने पर बहाने बनाना। मोहन से जब गणित के अध्यापक ने गणित का सवाल हल करने के लिए कहा तो उसने कहा कि सवाल तो मुझे आता है पर कलम ठीक से नहीं चल रही। तो अध्यापक ने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद बच्चों लोकोक्ति संख्या 17 लिखी हुई है। बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है वस्तु के पास होने पर भी दूर दूर तक तलाश करना। क्या लोकोक्ति है? बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। अर्थ क्या होता है बच्चों? वस्तु के पास होने पर भी दूर दूर तक तलाश करना। नंद बाबू, आप अपनी लड़की के लिए शर्मा जी के डॉक्टर लड़के को क्यों नहीं देख लेते? आप तो वही कहावत चरित्रार्थ करते हैं, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। अगली लोकोक्ति लिखी हुई है बच्चों, मुख में राम बगल में छुरी। लोकोक्ति क्या है? मुख में राम बगल में छुरी। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है ऊपर से भला बनकर धोखा देना। श्याम, तुम मेरे मुंह पर तो बहुत मीठा बोलते हो, परंतु मेरे पीठ पीछे हमेशा मेरी बुराई करके धोखा देते रहते हो। तुम तो इसी कहावत को चरित्रार्थ करते हो, मुख में राम बगल में छुरी। अगला बच्चों अगली लोकोक्ति लिखी है, सांप भी मरे और लाठी ना टूटे। सांप भी मरे और लाठी ना टूटे। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बिना हानि के काम सिद्ध करना। राजनीति में सांप भी मरे और लाठी ना टूटे, इस कहावत को पूर्ण रूप से अपने पर लागू करना चाहिए और तभी जाकर राजनीति में सफलता पाई जा सकती है। इसके बाद बच्चों अंतिम लोकोक्ति लिखी है, हाथ कंगन को आरसी क्या। लोकोक्ति क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्या अर्थ होता है इसका बच्चों? प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसका वाक्य प्रयोग बच्चों आप इस तरह कर सकते हो, रामू तुम घर में सेंध लगाते हुए पकड़े गए, अतः चोरी करने का जो शक है वो तुम पर ही जाता है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या।
तो बच्चों यहीं से लोकोक्तियां भी आपकी क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। बच्चों ये लोकोक्ति और मुहावरे जो मैंने कराए हैं ये आपको अपनी CW लैंग्वेज कॉपी पे बहुत अच्छे से करने हैं। कोई जरूरी नहीं कि वाक्य प्रयोग जो मैंने बताए हैं वही आप लिखें, आप कोई भी वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं जो लोकोक्ति और मुहावरे के अनुसार सटीक हो। तो बच्चों आज जो कुछ मैंने आपको समझाया मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। Good morning students and welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, today I am going to discuss the proof of De Morgan's law. Students, I already proved this theorem earlier, but because this theorem is this law is very most important, so I repeat again this theorem. What is De Morgan's law? First De Morgan's law is A union B complement is equal to A complement intersection B complement. And second, A intersection B complement is equal to A complement union B complement. So this is the two De Morgan's law. It is very most important. So students, now see the proof of these two De Morgan's law. So first proof. अब बच्चों ये प्रूफ करना है तो कोई पॉइंट लेंगे, एलिमेंट लेंगे जो x A यूनियन B में है। लेट x belongs to A union B complement, there implies x को हमने इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में ले लिया, इसमें ले लिया, इस सेट में ले लिया। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब फिर वो उस सेट में नहीं है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, मान लो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट A है, तो अगर कोई एलिमेंट हमने इस सेट में लिया तो फिर x यहाँ पर नहीं होगा। if x belongs to A, ये A है, ये बाहर का हिस्सा पूरा कॉम्प्लीमेंट होगा हिस्सा, तो x अगर A में बिलोंग कर रहा है तो फिर x does not belongs to A complement। सो अगर x को हमने A कॉम्प्लीमेंट में लिया होगा तो फिर वो अगर कोई x यहाँ पर है तो फिर यहाँ नहीं होगा। then there implies x belongs to A union B, there implies x does not belongs to A union B। कॉम्प्लीमेंट में है अगर तो फिर वो सेट में नहीं होगा। अब x जो है A और B के यूनियन में नहीं है, it means x does not belongs to A and x does not belongs to B, because I already told you कि अगर कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं होगा तो इसका मतलब किसी सेट में नहीं है, ना तो A में है और ना ही B में। सो स्टूडेंट्स, इफ x remind this, students remember this, if x does not belong union, अगर आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर कोई सेट यहाँ पर है A ये है B है, अब A यूनियन B का मतलब ये पूरा हो गया, तो अगर A यूनियन B में नहीं है कोई एलिमेंट तो इसका मतलब ना तो A में है ना ही B में। तो स्टूडेंट्स समझिए, अगर x यूनियन में नहीं है तो वो A में भी नहीं होगा, B में नहीं। देयर इंप्लाइज x अगर A में नहीं है तो फिर किसमें अप्लाई करेगा, x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी सेट में नहीं तो कॉम्प्लीमेंट में होगा वो। एंड दिस टेल्स x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू B। A कॉम्प्लीमेंट में भी है और B कॉम्प्लीमेंट में भी है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। देयर इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो x कॉमन हो गया दोनों में, A डैश और B डैश, क्योंकि
बी डैश में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है, देयर x बिलोंग्स टू a डैश। और हम x को किस में लेके चल रहे थे? x को a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में लेके चल रहे थे, राइट। और x किस में हमने पाया? x को हमने a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट पाया। इट मींस दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस। सो a union b complement is equal to, sorry, is subset of a complement intersection b। This is equation number first। Now students, so हमने ये दिखा दिया कि ये इसका सबसेट है। अब हम कन्वर्सली लेके चलेंगे, कन्वर्सली वाला पार्ट। कन्वर्सली let x belongs to a complement इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हमने x को a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में ले रखा है। x बिलोंग कर रहा है इस सेट में, तो इसका मतलब ये हुआ इंटरसेक्शन में है दोनों के। इट मींस x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ये मतलब हुआ अगर इंटरसेक्शन में है कोई एलिमेंट स्टूडेंट्स, देन दिस बिलोंग्स टू a। अगर किसी टू सेट्स के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट, तो दोनों अलग अलग सेटों में जरूर बिलोंग करेंगे। That implies x belongs to a complement. It means x does not belongs to a, and x belongs to b complement. It means x does not belongs to b. तो x a में बिलोंग नहीं कर रहा, b में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब यूनियन में ही नहीं बिलोंग करेगा x। That implies x does not belongs to a union b। तो अगर किसी सेट में अगर x नहीं है, a यूनियन b में नहीं है, तो इसका मतलब कहाँ होगा? a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। दिस इज लॉजिक। तो स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। और x को हम किसमें फाइंड आउट करके चल रहे थे? x बिलोंग्स a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और x को हमने कहाँ फाइंड पाया? a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट। इट मींस दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस। सो the subset of A। So students, actually this is a converse। If you let x belongs to this, then this side and this side and this side and this side and this side, you can take conversely। ये देखिए x को हमने इसमें लिया, फिर इसके ऊपर वाली लाइन ये आ गई, x को हमने ये लिया, फिर इसके ऊपर वाली लाइन ये आ गई, फिर इसके ऊपर वाली लाइन ये, फिर इसके ऊपर वाली लाइन ये, फिर यहाँ पर ये। सो ये हमारे पास इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट हैपन? दिस सेट, once this set is a subset of this and again this set is a subset of this, it is only possible when both the sets are equal। So from first and second students, so from first and second, so from first and second, A union B complement is equal to A complement intersection B। This is first De Morgan's। Here we prove the first thing। तो ये बच्चों हम लोगों ने De Morgan's लॉ प्रूव कर लिया, क्योंकि एक बार ये इसका सबसेट हो गया और एक बार ये सेट इस वाले सेट का सबसेट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है जब दोनों आपस में इक्वल। आप सोच सकते हैं कि एक घड़े का पूरा पानी दूसरे में आ जाए और दूसरे का वाले का पूरा पानी तभी आता है अगर पहले पूरा आ जाता है। इट मींस दोनों घड़े का जो पानी है उसका जो वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली सेम। सो दिस you can also prove by I already told you in the earlier that this theorem can be proved if you apply this arrow। If this arrow apply, this arrow apply, this arrow apply, then this is equal। You cannot now here we prove the theorem। यहाँ पर इक्वल लग जाएगा और ये theorem proof हो सकती है स्टूडेंट्स। अब इसको जो है आपको वेन आलेख से बताते हैं दिमाग में सारा जो पहला वाला है बाय वेन आलेख। तो बाय वेन आलेख स्टूडेंट्स, नाउ A यूनियन B। अब बच्चों ये हमारे पास A सेट हो गया, ये B सेट हो गया, ये हमारे पास इतना वाला ये सब हो गया। दिस इज A यूनियन B and this is A union B complement। Now students, A
ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए को छोड़कर पूरा बाहर का हिस्सा, और बी कॉम्प्लीमेंट मींस बी को छोड़कर पूरा बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन ये बाहर वाला पार्ट आएगा, इसमें कॉमन पार्ट हट जाएगा, तो इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड डिमार्केशन, proof. What is second demarcation is this? A intersection B complement is equal to A complement union B complement. Similar way में हमको proof करना है स्टूडेंट, इसको proof करेंगे let X belongs to LHS this set A intersection B complement. तो X को हमने A intersection B के complement में लेके चले, complement में अगर belong कर रहा है तो फिर उस set में नहीं, इसमें नहीं belong करेगा, तो X does not belong to A intersection B. अब अगर X A intersection B में स्टूडेंट नहीं है तो इसका मतलब that implies X does not belongs to A और X does not belongs to B. इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन में नहीं, इसका मतलब किसी एक में भी नहीं है, या तो A में या तो B में, तो फिर इंटरसेक्शन में आएगा ही नहीं। तो इस लाइन हम ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर और लाइन करेगा, क्योंकि अगर एक में भी नहीं बिलोंग करेगा तो इंटरसेक्शन में वो बिलोंग नहीं करेगा। that implies अब X A सेट में नहीं है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, X belongs to A और X belongs to B कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ कुछ और लगा है, तो अगर X A डैश में है या B कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब इन दोनों के यूनियन में जरूर आएगा। अगर कोई एलिमेंट दो सेट में किसी एक सेट में है तो उसके यूनियन में वो सेट एलिमेंट आ ही जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया X belongs to A डैश यूनियन B डैश। तो अब that implies हम X को किसमें बिलोंग करके चल रहे थे, A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में, और आ गया X इसमें, X belongs to A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या हो गया सबसे, hence A intersection B complement is subset of, ये इसका सबसेट हो, मतलब ये इसमें इसके अंदर कंटेन करेगा। क्वेश्चन नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, कन्वर्सली पार्ट पूरा अपोजिट साइड यूज कर सकते हैं, यहाँ से लेते हुए X बिलोंग करेगा तो इस साइड में, इधर वाले साइड में मतलब इसको लेके चलेंगे, फिर ये लाइन, 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 देन ऑटोमेटिकली यू कैन प्रूव द थ्योरम। सो कन्वर्सली पार्ट, let X belongs to right hand side A dash union B dash। स्टूडेंट आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको थिंक करना है, आपको सिर्फ अपोजिट लाइन क्रिएट करते चले जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लाइनें लिखती चली जाएगी। X belongs to A dash union B dash, thereby X belongs to A comma A dash यूनियन में है, इसका मतलब किसी एक में भी होगा तो यूनियन में आ जाएगा, इसका मतलब X belongs to A dash और X belongs to B dash। That implies X A dash में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब किसमें नहीं बिलोंग करेगा, X does not belongs to A और X does not belongs to B। अब X A में नहीं बिलोंग कर रहा है और B में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब that implies students X does not belongs to A union B। So students, if X does not belongs to union, union में कौन है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, this implies X belongs to A union B की कॉम्प्लीमेंट। अगर X इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, तो अगर X A union B जो बिलोंग नहीं कर रहा है तो X किसमें बिलोंग करेगा, X बिलोंग करेगा A union B की कॉम्प्लीमेंट। और X को किसमें लेके लेट करके चल रहे थे, X belongs to A dash union B dash, and we found that X belongs to A union B complement, A intersection B complement, X belongs to A intersection B complement। So students, this set is a subset of, so A dash union B dash is a subset of A intersection B dash। So this is question number second। Now from फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, सो रिजल्ट इज दैट A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B
theorem was very most important theorem, and the proof of this theorem also most important, and result will always remember you. So students, thank you for today's lecture. Welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. Myself SK Pal. Today I am going to explain the next topic of the chapter systematic. In the previous lecture I told about the taxonomic hierarchy. What is taxonomic hierarchy? I defined in the previous lecture, and which types of categories are found in the hierarchy. As you know that 7 types of categories that are found in the hierarchy system of classification. Linnaeus has used 5 hierarchy in his system of classification, but another scientist also included another, and they form the 7 categories that are written here on the blackboard. In the previous lecture I told that a species is the lowest category of the hierarchy and kingdom is the highest category of the hierarchy. It means that this will be highest top, having the top position of the categories of the hierarchy, and this one is the lowest category. So we will start to the lowest category and goes upward. Okay. So because actually this is because you understand properly. So let us start with the lowest category of the hierarchy, and it is called species. So what is a species? Actually, in a simple language we can say that a species is a group of individual. A species is a group of individual which is found individual of the same kind that is found in a particular geographical area. It is called a species. The group of same individual is called a species. Here it is a group of population of individuals which are genetically distinct and reproductively isolated. It is genetically closed system. What is the meaning of here? What is the meaning? This is a group of population. That what is a species? Species is a group of population of different kinds. A species is a group of population of same kind. Species is a group of population of same kind. Okay. So, and these species cannot be interbreed to another species. This is one of the most important point, because these species are reproductively isolated and they cannot be interbreed to each other, to different kind of species. For example, here is a species of cat and here is a species of dog. The cat cannot be interbreed to the dog because why? Because it is reproductively isolated by nature. Okay, and you know that the species, that is the species of the own kind, the individual that is found in the species are actually interbreed to each other. But the member of 2 different species cannot be interbreed to each other. Why it cannot be interbreed to each other? Because they are reproductively isolated. They are reproductively isolated by nature. Okay, so here, and it is species is actually a genetically closed system. As you know in physics, what is closed system? Energy can neither be comes into the system and nor energy can goes out to the system. So it is called the closed system. Just like this species is also a genetically closed system. It means that the species, in a species, the organism that is found, they can be interbreed to each other, but the 2 different kind of species cannot be interbreed to each other. Okay, this is called closed system, genetically closed system of species. Now comes to the other point, which is known as genus. As in the previous lecture I already told that group of different species is called genus. Group of different species is called genus. It is an assembly of related species. It means that the species of different, the group of species is called genus. It is an assembly of related species which are evolved from a common ancestor. It means that their origin are same. Their origin are same. It means that they can be originate from the same species. Okay, and have a common correlated characters. They having a common correlated characters. For example, potato. In botanical language it is called Solanum tuberosorum. Okay, potato is called Solanum tuberosorum, and the brinjal is called Solanum melongena. And potato is called Solanum tuberosorum. Here Solanum actually
first term actually indicate the genus and second term indicate the species. Here the genus are same, but the species are different because potato is different species and brinjal is different species. When two species are meet together, they form the genus. So it means that group of different species is called genus. So here potato is also placed in the genus Solanum and brinjal is also having the same genus Solanum. So this is the example of genus. Now comes to the family. Family is actually the group of genus, group of the different genes, group of different genus together to form a family. Example: Solanum family, Solanum, Petunia, Atropa. These are different genus. Okay, this is Solanum genus and this is Petunia and this is Atropa genus. These are different genus but included in the same family. It means that what is the definition of family? Group of different genes meet together, they form a family. Solanum, Petunia, Atropa is having the same family, Solanaceae. Okay, Solanum, Petunia and Atropa having the comes into the Solanum family. Okay, then next, what is order? Order is actually the group of two or more related families. The group of two or more related families is called order. And what is class? A class is a group of two or more related orders is called class. And what is division or phylum? As you know that in plant we have to use division and phylum is used for animal. It is a group of two or more classes. Okay. Now comes to the kingdom. It is the highest rank in the category. It is the topmost categories of the hierarchy. And it included, it means that group of phylum, or we can say group of different division, or we can say group of different phylum is known as kingdom. For example, kingdom Animalia having different type of organism. Just like that, we will use division for plant and phylum for animal. So group of two or more classes is called division, and what is kingdom? Group of two or more phylum or division is called kingdom. It is the highest position of the category. Okay, student. So this is all over